प्राइम इंडिया न्यूज RBS न्यूज आपका स्वागत है। आपको हम बता दें कि कुछ दिन 29 तारीख को एक मामला आया था जो ओबीसी महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह बघेल जी के साथ चाकू से हमला किया गया था। आज एक हफ्ता हो गया है, अब ये हॉस्पिटल से घर आए हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या था, चाकू क्यों लगाया गया, क्यों मारा गया, इस पे क्या पुलिस ने कार्रवाई की है। सर आपका न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली क्या है कि मैं सर बताया जा रहा है कि आपको चाकू से हमला किया गया था, तो पूरा मामला क्या था? देखो, मैं एक बात बता रहा हूं कि मेरी 3 दिन पहले दीपक सिंह के नाम से अस्मिता का कॉल आता है और मुझे उल्टा सीधा बोला जाता है क्योंकि इनके पास मेरे पैसे थे और उल्टा सीधा मीन्स अभद्रता टाइप की। तो मैंने इनको बोला कि भाई देखो, आप लोग मेरे साथ इस तरीके बयानबाजी मत करो। आपको जो बोलना है आप मुझे एक बार बोल दो, 2 आदमी आप बैठा लो, 2 आदमी मैं बैठा लो, उसको फाइनल करो। इनके पास मेरे पैसे थे 2.5 लाख रुपए, तो 50,000 रुपए इनके पिताजी देके गए थे। आपका कहना है आपने नहीं बुलाया, कॉल आई थी? नहीं, इनके ही कॉल आया था, अपने आप कॉल आया था। आपने नहीं बुलाया, कॉल आई थी? जी, इनका कॉल आया था। उसके बाद जब मैंने इनको बोला नहीं आप लोग बैठ लीजिए, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कहीं जगह नहीं है तो हम आपकी ऑफिस पे ही आ जाएंगे। तो मैंने ठीक है, मुझे तो ऐसी कोई आवाज नहीं था कि इस तरीके की वारदात करेंगे। ये घटना है, तरीके की वारदात की आपने? चाकू मारने वाली, जो मर्डर करने वाली, जो हमें मतलब इनका पूरा प्लान था कि हम इनको मारेंगे। तो आपको कैसे पता लगा कि मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मैं जब 4:30 बजे यहाँ आया तो 5 बजे के लगभग ये यहाँ पे आ गए। मैं साकेत में था जब इनका कॉल आया था, तो मैंने बोला था कि मैं 4:30 बजे तक ऑफिस में पहुंचूंगा। तो ये 5 बजे तक ये आए। 5 बजे के बाद फिर इन्होंने यहाँ पे बातचीत की। तो मैंने सबसे पहला प्रश्न रखा कि मैंने कि आप लोग ये बताइए आपके पास मेरे पैसे हैं या नहीं। तो इन्होंने कहा कि हाँ है। बोले 2.5 लाख नहीं है, 50,000 मैंने दे दिए, 2 लाख रुपए हैं। मैं चलिए आप 2 लाख रुपए मान लीजिए। तो मैंने कि फिर 2 लाख रुपए आप क्यों नहीं देंगे। उसी बीच में यहाँ पर राजकुमार भाई बैठे थे, जानवी बहन बैठी थी और डॉक्टर अस्मिता सिंह वहां बैठी थी, दीपक यहाँ पर बैठे थे और मनोज कुमार यहाँ पे बैठे थे। इस तरीके से यहाँ पे सब लोग बैठे थे। तो बिल्कुल फ्रंट पे था दीपक, बिल्कुल फ्रंट पे था और मैं सेम पोजीशन पे बैठा था। उसने टेबल पे ऐसे हाथ मारा, बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा। तो मैंने बोला कि भाई पैसे क्यों नहीं दोगे। इसी आवेश में आकर के वो उठा और उठा करके जीन्स के पैंट से सीधे हाथ पे, जो जीन्स का पैंट उसमें पॉकेट में चाकू था, उसको चाकू निकाला, उसको जान से मारने की नियत से सीधा बार उसने छाती पर किया। मैं अचानक से ऐसे हुआ तो चाकू सीने की जगह वो कंधे पर इधर चला गया, ट्रांसफर हो गया, वहां जाके गड़ गया। देखो नीचे देखिए कितना ब्लड निकला है। मैं कैमरामैन से कहूंगी भाई सहयोगी से कि देखें कि इस तरीके से यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है और अभी सूख गया है। ये ब्लड बता देगा कि ये चाकू लगा है या नहीं लगा है, किस तरीके से। ये देखिए, और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे और अभी वीर सिंह बघेल जी साइड भी बोल रहे हैं, आप देख सकते हो। बिल्कुल सीधा फ्रंट पे चाकू यहाँ मारा। तो मैं ऐसे हुआ तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ और चाकू सीधा हमारे जाके कंधे के सामने वाले फ्रंट पे लग गया, बिल्कुल सीधा लगा। फिर उसने दूसरा चाकू निकालने की कोशिश करी तो राजकुमार जी और जानवी बहन ये सारे लोग उसको पकड़ लिए और उस पर जाकर के दूसरा चाकू बार नहीं कर पाया। वो उसने उगाया था लेकिन कर नहीं पाया। तब तक शोर मचने लगा, ये चिल्लाने चीखने लगे। तो और लेडीजें देखने लगी, उसको लगा कि मैं पकड़ जाऊंगा। तो चाकू को लेकर के एक लड़का कोई बाइक पे स्कूटी पे खड़ा हुआ था, नई स्कूटी थी उसकी, खड़ा नंबर नहीं था उसमें, नई नंबर नहीं था उस पर, नई स्कूटी थी तो खड़ा था और उस पर बैठ करके तुरंत वो निकल गया। ये वारदात हुई है। मैंने ये वारदात ए से लेके जेड तक बत्रा हॉस्पिटल के जो हमारे जो MLC कर रहे थे उनको भी मैंने दिया और आईओ को भी बोला। लेकिन आईओ ने क्या किया मुझे नहीं पता, उसमें नामालूम वस्तु लिख ली, नामालूम वस्तु लिख ली। मैं आज आईओ साहब के पास गया। नामालूम वस्तु है कि नामाकूल वस्तु? नामालूम वस्तु से चोट लगी है, वो इनका कहना ए है और उस पर काटा पीटी हुई है, काटा पीटी हुई। जब मैंने कहा उनको, मैंने कि आपने मैं चाकू बोल रहा था, डॉक्टर साहब को भी चाकू बोल रहा था, आईओ साहब को भी चाकू बोल रहा था, लेकिन इनको किसी को चाकू समझ में नहीं, पता नहीं मेरी बात को सुन पा रहे थे नहीं सुन पा रहे थे। और सबसे बड़ी लापरवाही ट्रीटमेंट के दौरान कि सबसे पहला, मैं भी डॉक्टर हूं, सबसे पहला काम होता है कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए
इनको टीटी इंजेक्शन दिया जाता है, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन बत्रा हॉस्पिटल में मुझे टीटी इंजेक्शन तक नहीं दिया गया और सूचरिंग करके आनंद फानन में इन्होंने आईओ साहब ने और डॉक्टर साहब ने मिल करके और मुझे फटाफट से डिस्चार्ज करवा दिया। मैं घर गया, मैं घर जाकर के मेरे सारी रात दर्द हुआ, सारी रात दर्द में कराता रहा और ब्लीडिंग होती रही। मैं सुबह 6 बजे उठ गाड़ी से अपनी जो पड़ोस में हॉस्पिटल था संजीवनी हॉस्पिटल जसोला में 5 दिन में कंटिन्यू वहां एडमिट रहा। वहां एडमिट होने के बाद इन्फेक्शन कुछ कम हुआ, तब जाकर के मुझे डिस्चार्ज किया। इन्फेक्शन फैल गया था? हाँ बिल्कुल, देखिए आप कितना हाथ काला हुआ, अभी देख सकते हो आप कि किस तरीके से अभी पूरा हाथ काला है, देखो किस तरीके से ये कालापन है यहाँ पे। और अभी तो ठीक हो गया, बट जब वो आए थे तो और इससे ज्यादा था, उससे पहले भी ज्यादा था। चल रही है। तो ये घटना घटी है और पुलिस, ये घटना 29 तारीख की है, शाम को 5:30 बजे की, 5 साढ़े 5 बजे की, 5 साढ़े 5 बजे की घटना। शांति हो गए, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया, ना अपराधी पकड़ा गया है और ना ही 112 किया था आपने? 112 मैंने खुद किया था, लेकिन मेरे को ही चाकू लगा था, मेरी फैमिली से यहाँ कोई था नहीं। मैं 112 बार लगा रहा था, वो लग नहीं रहा था, मैं हड़बड़ाहट में था, तो मैं टेबल पे ही फोन रखा छोड़ गया और मैं बाहर गया तो सब लोगों ने मुझे ऑटो में बैठा करके सीधे बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट किया। पुलिस कैसे वहां पहुंची? मुझे खुद नहीं पता कि पुलिस वहां कैसे पहुंची। आपका 112 पुलिस तो यहाँ भी आई थी उस टाइम पे, कैसे पहुंची वही मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस तो यहाँ भी आई है। पुलिस कैसे आई, मैंने 112 पे कॉल किया था, लेकिन हड़बड़ाहट में फोन को मैं यही छोड़ गया। 112 पे कॉल मेरी नहीं लग पाई, लेकिन कॉल की थी मैंने, उसका टाइमिंग है। आपको क्या लगता है प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है? देखिए कार्रवाई नहीं कर मैं एक बात समझता हूँ कि लोग कहते हैं सत्य की जीत होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सत्य की जीत नहीं होगी। मुझे 100% वादा है, क्योंकि यहाँ पर सब गोलमोल है। और हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब को जब उनका टीटी इंजेक्शन लगाने का टाइम नहीं था, तो क्या एमएलसी में देंगे वो बताइए? एडमिट ही नहीं करना चाहिए था जब टाइम नहीं था। जब आपके पास ट्रीटमेंट करने का सुचारू रूप से कोई सिस्टम नहीं है, टीटी इंजेक्शन तक नहीं दे रहे हो, तो आप बताओ कर क्या रहे हैं? एमएलसी पे हम क्या भरोसा करेंगे? क्या एमएलसी पे भरोसा होगा? वो तो ये है कि ठीक है एमएलसी जो बना के देंगे, केस हमारा खराब होगा अच्छा होगा वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, ये मेरे साथ न्याय की बात नहीं है। क्या आपने एसएचओ से, तिगड़ी थाने के एसएचओ से बात की है? बिल्कुल, मैंने एसएचओ साहब से, मैं कल ही डिस्चार्ज होके आया हूँ, तो मेरे एसएचओ साहब को कॉल पे बात की है। उन्होंने कहा कि हम धारा बढ़ाएंगे, आप अपने स्टेटमेंट दीजिए, हम धारा बढ़ाएंगे। पहले धारा क्यों नहीं बढ़ाई? अब हो सकता है नहीं बढ़ाई, उनको पता होगा, लेकिन मेरे को बताया था उन्होंने कि आप अपने स्टेटमेंट दीजिए, मैं धारा बढ़ाऊंगा। जिस तरह की आपकी जो जनता है, अभी ओबीसी महासभा के बड़े पदाधिकारी भी हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे देश में इस विषय को लेकर बड़ा चिंता है कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद अगर प्रदेश अध्यक्ष को न्याय नहीं मिलेगा, तो प्रदेश अध्यक्ष अपने और सभी साथियों को न्याय कैसे दिला सकता है? मुझे उम्मीद नहीं है। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? नहीं मिला तो फिर मैं अपने जो राजनीतिक कैरियर है हमारा, हम उससे इस्तीफा लेंगे और मैं डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और जो पुलिस प्रशासन में उसके साथ भी कार्रवाई करूंगा। और अगर फिर भी हमें न्याय नहीं मिला तो वहां पर जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा। अगर वहां भी नहीं मिलता है, हमें न्याय नहीं मिलता है, तो फिर मैं सीधा मैं बोल दूंगा जज साहब को, सबको, भाई मुझे न्याय नहीं मिला है, मुझे न्याय बिल्कुल नहीं मिला। मैं कहूंगा कि मुझे मृत्यु दंड की सजा दीजिए। आपको अगर न्याय नहीं दे सकते हो तो मुझे सजा दे दीजिए। हो सकता है चाकू नहीं लगा हो, मैंने अपनी उंगली से लगा लिया हो, क्योंकि उंगली से भी इतना बड़ा घाव हो सकता है, किसी को दिख ही नहीं रहा है। मैं आईओ साहब को बोल रहा हूं कि मुझे चाकू लगा, मैं डॉक्टर साहब को बोल रहा हूं चाकू लगा, डॉक्टर साहब मान ही नहीं रहे। बताओ, अगर वहां पे अगर बत्रा हॉस्पिटल में अगर कहीं कैमरे लगे हों इमरजेंसी में, वहां के कैमरे साउंड खुला के चेक कर लीजिए। मैंने बोला है नहीं बोला? फिर क्यों नहीं चाकू का लगाई जा रही है धारा? मतलब अपराधी भी आपराधिक प्रवृत्ति का है, ऑलरेडी मर्डरी है, वो ऑलरेडी मर्डरी है। और आगे मर्डर कर चुका है, पहले मर्डर किया 2019 में, उसने अपनी वाइफ को मारा है। उसके बाद अब वो मेरा मर्डर करने के पूरा उतारू है। और मैं चाहूंगा कि प्रशासन से, और एक बात और बता रहा हूं, इसी बीच में 1 साल के अंतर्गत मेरे को जब मारने की इन लोगों के द्वारा धमकी दी गई, दीपक सिंह के द्वारा, मैं 2 बार थाने में पुलिस कंप्लेंट लिखवा के आया। और भी छोड़ो, 1 मई 2026 को मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी, लेकिन उस कंप्लेंट में कोई बात नहीं हुई। सही 29 दिन के बाद मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई। तब 307 मिनट हो गया, उनकी जानबूझ के प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की? देखिए, मुझे तो पूरा भरोसा है कि इसमें हमारे केस में गोलमाल किया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से बिका हुआ है। मैं तो ये कहूंगा बिका हुआ है पूरी तरीके से, पैसे का कहीं ना कहीं इन पे बंदोबस्त किया है। इसीलिए
ये लोग हमें न्याय देने का काम नहीं कर रहे। कुछ करना, कुछ करो सर। जिस तरह की 112 आपकी नहीं हुई और आयु सर गए आपके पास, तो क्या एफआईआर नहीं हुई अब तक? एफआईआर हुई है, लेकिन बहुत गिरी हुई जो वो है धारा है, उसमें लगाएगी नॉर्मल धारा है। मुझे इससे कोई संतुष्टि नहीं है। मैं सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मैं क्लिनिक पे भी बैठता हूँ, घर पे भी जाता हूँ, मैं 100% में मारा जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन की तरफ से मुझे कोई न्याय नहीं मिलेगा तो मेरी मौत हो जाएगी। अभी आपने सुना जिस तरीके डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी ने बताया कि अगर कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की तो आगे आने वाले कल में हमारी मौत भी हो सकती है। इसके जिम्मेदार प्रशासन ही रहेगा। आप देखते रहिए एम इंडिया न्यूज। धन्यवाद।